हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं सीबीएसई सैम्पल पेपर करवाऊंगी। टर्म 2 का सीबीएसई ने डाल दिया है। ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। ये क्लास 10th का सेशन 2021-22 का। ओके, तो यहाँ पर आप एक बार देख लो जो इंस्ट्रक्शंस हैं और कितने मार्क्स का होगा, कितने घंटे का होगा ये पेपर। और मैं आपको हिंदी मीडियम में करवाऊँगी ये पेपर। तो ये जो पेपर है ये आपका 40 मार्क्स का होगा, ठीक है। और आपको सिलेबस इसमें पता ही होगा, जो फर्स्ट टर्म में जो चैप्टर्स हो चुके हैं, जो बाकी बचे हुए थे रिमेनिंग चैप्टर्स, वो अब इस टर्म में आएंगे। तो यहाँ पर जो ये पेपर है ये 40 मार्क्स का है, ठीक है, और 2 घंटे का होगा। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं आएंगे इसमें, जैसे आपके फर्स्ट टर्म में आए थे, ऐसे बिल्कुल नहीं आएंगे। इस टाइम पर आपका पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार मैं आपको टोटल क्वेश्चंस बता देती हूँ। क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि 2 घंटे का पेपर है, तो थोड़े नंबर ऑफ़ जो क्वेश्चंस हैं वो भी कम है। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आर 14, जिसको कि 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। सेक्शन ए बी सी में सेक्शन ए जो है उसमें 6 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के, ठीक है। उसमें इंटरनल चॉइस भी दी होगी उसके बीच में, मीन्स एक क्वेश्चन में एक, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ही है तो उसमें और है, और मीन्स या तो आपको ये वाला करना है क्वेश्चन नंबर 1 या ये, तो दिस इज़ इंटरनल चॉइस जो आपको दी होगी। फिर ऐसे सेक्शन बी होगा, 4 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के, उसमें भी इंटरनल चॉइस होगी। सेक्शन सी होगा, 4 क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के, ठीक है, 4 मार्क्स ईच, मतलब एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। तो और उसके बाद उसी में ही जो सेक्शन सी है उसमें 2 केस स्टडीज़ हैं, ठीक है। तो ये जो आपका पेपर है ये मैं आपको हिंदी मीडियम में सॉल्व करवा रही हूँ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताती हूँ, वो है आपका ये। फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको चॉइस दी गई थी। देखो, ये दिया है 3x² - 7x - 6 इज इक्वल टू 0 का द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। तो आप मूल आप गुणनखंड विधि जो है उससे भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला था 3x² - 7x - 6 इक्वल टू 0। 3x² आप इसका गुणनखंड करते हैं, ठीक है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो आप इस तरीके से करते हैं ताकि ये जो है ये जो ए होता है और ये सी जो होता है, इन दोनों का गुणा करके ये आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 6 का कितना होता है 18। तो हमें कुछ ऐसा देखना है जिसमें ये 7 जो है हम 18 में डिवाइड कर सकें। तो 9 2 ज़ा 18 होता है, और हमें जब पता है 9 में से 2 जाएंगे तो माइनस का साथ ही आ जाएगा। -2 में से अगर -2 जाएंगे, ठीक है, और माइनस का 18 हमें चाहिए था। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप इन दोनों में से आगे के 2 जो पद हैं उसमें से कॉमन लेंगे। तो कॉमन क्या है 3x, तो यहाँ से 3x कॉमन लिया है, यहाँ रह जाएगा आपका x 1x, और यहाँ पर रहेगा आपका 3, ठीक है। इसी तरीके से अगर इन दोनों को देखेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या है 2, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया x और यहाँ हो जाएगा 3। तो आप देखोगे जो दोनों ब्रैकेट्स हैं वो दोनों सेम आने चाहिए, तो सेम है। यहाँ पे क्या रह गया 3x + 2, तो 3x + 2 एक ब्रैकेट हो जाएगा, और x - 3 ये वाला जो ब्रैकेट है ये कॉमन आ जाएगा। अब हम दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, दोनों ब्रैकेट्स को, ठीक है। द्विघात समीकरण है, हम इनके मूल निकालेंगे। तो ये आ जाएगा x का मान जो आ जाएगा -2/3, और यहाँ पर x का मान 3, मतलब ये 2 मूल जो है वो आ गए द्विघात समीकरण के। इसी का ही और पार्ट दिया हुआ था। और पार्ट में क्या दिया हुआ है, ये है द्विघात समीकरण, ये दिया है आपको, इसमें k का मान ज्ञात करना है। और ये भी बताया हुआ है कि जो मूल हैं ये वास्तविक और समान है। तो जब भी मूल वास्तविक और समान होते हैं तो हमें क्या पता होता है, जो उसका d है, ठीक है, जो d है वो क्या होगा 0, ठीक है, d जो है वो 0 होगा। तो ये हमारा द्विघात समीकरण है, और हमें पता है मूल जो है वास्तविक और समान है, तो हमारा d जो है वो 0 होगा। d होता क्या है b² - 4ac, ठीक है, d होता है b² - 4ac, इसलिए b² - 4ac को हमने क्या रखा है 0, क्योंकि d जो है वो ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें k का मान ज्ञात करना है। तो देखो हमें यहाँ पर पता है b और a और c, हमें इन सब का मान चाहिए इसका मतलब। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हमें पता है a जो है वो कितना होगा 3, ठीक है, b कितना है k, और c कितना है 3। तो अब हम इसमें ये वैल्यूज़ रख देंगे। तो b का मान कितना है k, तो ये k है, तो k² आ गया, ठीक है, 4, ये वाला 4,
ए कितना है 3, तो ए का मान 3, सी कितना है 3, तो सी का मान भी 3। अब जब हम इन्हें गुणा करेंगे तो 4 को 3 से करा 12, 12 3 36, तो ये आ जाएगा 36। ठीक है, के स्क्वायर बरा माइनस 36, तो के स्क्वायर बराबर 36 आ गया। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट में लग जाएगा। ठीक है, वर्गमूल लग जाएगा प्लस माइनस के साथ, क्योंकि ये स्क्वायर है इसलिए ये प्लस माइनस के साथ लगेगा। तो के का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा प्लस माइनस का 6। ठीक है, 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो इसलिए प्लस माइनस के आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, ये थे आपका पहला क्वेश्चन। इसी तरीके से अब आपका है दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस थी, तो आपके पास दो क्वेश्चन थे, आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ आपको कोई इंटरनल चॉइस नहीं है, ये सेक्शन 1 हो रहा है अभी। ठीक है, तो देखो ये है 64 सेंटीमीटर क्यूब के आयतन के 3 घनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़कर एक ठोस बनाया जाता है। इस प्रकार बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आपको पता होगा जब भी हम घन, ये मैंने यहाँ पर छोटे छोटे ये जो घन बनाए हुए हैं, अगर हम इन घनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कौन सी फिगर आएगी, घनाभ बनेगा। ठीक है, ये सारे घन जोड़कर एक बड़ा सा घनाभ बन गया, ये बड़ा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ बन गई है। तो देखो, अगर हमें पता है प्रत्येक घन का जो आयतन है वो ये है, ठीक है, और हमें पता है जो घन का आयतन होता है वो हम कैसे निकालते हैं, भुजा का क्यूब। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो 64 है ये किसके बराबर होगा, भुजा के क्यूब के बराबर। जब हमें भुजा निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, ये जो 64 है इसका क्यूब रूट निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे, क्यूब रूट। ठीक है, मतलब 64 को आपको इस तरीके से करना है, 1/3 क्यूब रूट। ठीक है, तो अगर जब आप इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। मतलब जो भुजा आ रही है वो कितनी आ रही है, 4 सेंटीमीटर। तो अब देखो घनाभ की विमाएँ क्या होंगी, घनाभ की विमाएँ हम कैसे निकालेंगे। देखो, अगर आप देखो इन सबको मिलाकर, अगर ये बनाए, इन सबको मिलाकर एक घनाभ बन गया। ठीक है, इस तरीके से मिलाकर ये घनाभ बन गया। अगर घनाभ बनाए तो हमें पता चल गया जो घन थे, ये जो 3 घन है, तीनों की भुजाएं कितनी थी, 4 तो ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक भी 4 है, यहाँ से यहाँ तक भी 4 है। तो देखो ये तो पूरा घनाभ है। ठीक है, ये सारा क्या है, घनाभ। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक तो घनाभ है ना, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये जो पूरा बना ये क्या बना, घनाभ। अब अगर हम इस घनाभ को देखें तो इसकी जो लंबाई है वो भी 4 है, इसकी जो चौड़ाई है वो भी 4 है। ठीक है, ऊंचाई और लंबा, जो ये चौड़ाई है वो तो 4 है, ऊंचाई और चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है, 4 ऊंचाई, और जो ये चौड़ाई है, ठीक है, वो 4 है। पर ये जो जब तुम लंबाई देखोगे तो ये 4 प्लस ये वाला 4 प्लस ये वाला 4, ठीक है, ये 4 मिलकर कितने बना देंगे, 12। ये सारे 4 मिलकर कितना बनाएंगे, 12। तो इसका मतलब ये कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। मतलब जो इसकी ये लंबाई है, या कुछ भी मान लो, या उसकी हाइट मान लो, चौड़ा ऊंचाई, तो वो कितनी हो जाएगी, 12। तो मतलब एक तो 12 हो जाएगी, और एक ऊंचाई 4 रहेगी, और एक जो चौड़ाई है वो भी 4 ही रहेगी। तो इसीलिए यहाँ पर जो ये लंबाई है वो 4 है घनाभ की। ठीक है, अब हम घनाभ की बात कर रहे हैं, और चौड़ाई भी 4 है, पर जो ऊंचाई हो गई वो कितनी हो गई, 12, क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ तक देखा था वो कितनी हो गई थी, टोटल 12, है ना। ये पूरा इस तरीके का घनाभ था। तो जब हमने उसे पूरा जोड़ा तो क्या बन गया था, यहाँ से यहाँ तक तो उसकी 12 सेंटीमीटर हो गया था, और यहाँ जो है वो 4 ही था। तो इसका मतलब एक विमा जो थी वो हो गई 12 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन में दिया था वो आपको निकालना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आप क्या करते हैं, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए जो फॉर्मूला है वो लिखोगे, 2 ब्रैकेट में LB, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है, जब आप इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, मतलब लंबाई की जगह पर 4, ऊंचाई
चौड़ाई की जगह पर 4, चौड़ाई की जगह पर 4 और ऊंचाई की जगह पर 12। इसी तरीके से बाकी जब वैल्यूज रखेंगे तो पूरा सॉल्व करने के बाद आएगा 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये है आपका चैप्टर 14 में से। यह स्कूल की ओर से एक इंटर हाउस क्रिकेट खेला जाता है। ठीक है, विद्यार्थियों द्वारा दिए गए रनों का वितरण दिया हुआ है। तो रनों का क्या निकालना है? माध्यक। तो आप 14 जो चैप्टर है उसमें आप माध्यक और बहुलक निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको माध्यक निकालना है, तो माध्यक का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, जो वितरण दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0 से 20, 20 से 40। ठीक है, 6 फिर ऐसे 4 ये आवर्ती होती हैं। ठीक है, ये क्या होता है? रन, और ये आवर्ती, ये जो दी हुई है। ठीक है, ये हमने खुद निकाली है। ठीक है, इसको बोलते हैं बारंबारता सारणी। जो होगा, जो हम कैसे निकालते हैं, ये होगी 4। ठीक है, ये तो यही आ जाती है। दूसरी वाली हम कैसे निकालते हैं? 4 प्लस इसकी आवृत्ति 6, तो ये 10 हो गया। ठीक है, अगली क्या होती है? 10, क्योंकि पहले वाली 10 थी और अब इसकी आवृत्ति कितनी है? 5, तो ये हो गया 15। ऐसे ये हो गई 15 प्लस 3 और फिर हो जाएगी 18 प्लस 4। ठीक है, तो ये आ जाएंगे। इस तरीके से हम जो ये वाला कॉलम है ये बनाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना होता है। माध्यक के लिए हम सबसे पहले बारंबारता देखते हैं कितनी है, 22 है। ये जो लास्ट का नंबर होता है इसका और जो ये आवृत्ति को जब हम टोटल करेंगे तो ये हमेशा बराबर आने चाहिए, तो ये 22 आता है। इसी को ही हम n बोलते हैं। ठीक है, कुल बारंबारता तो कितनी है? 22। तो अब हम माध्यक के लिए क्या करते हैं, हम पहले n/2 निकालते हैं। तो n कितना था? 22। तो 22 बटे में अगर 2 करेंगे तो कितना आएगा? 11। ठीक है, तो 11 आ गया। अब हमें निकालना होता है माध्यक वर्ग। अगर हम माध्यक निकाल रहे हैं तो हमें माध्यक वर्ग चाहिए। तो हम माध्यक वर्ग कैसे देखते हैं? अब हम देखते हैं ये जो 11 है, ये जो हमने n/2 निकाला है 11, वो कहाँ आ रहा है? इस वाले में। ठीक है, ये बारंबारता वाली सारणी में, इसमें हम देखते हैं कि ये 11 कहाँ आ रहा है। तो अब देखोगे 11 इन दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है, अगर 11 इन दोनों के बीच में आ रहा है तो इसके बाद वाला जो होता है वो हमारी माध्यक वर्ग होता है। मतलब 11 यहाँ इन दोनों के बीच में आ रहा है ना, इसका मतलब जो माध्यक वर्ग होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, उसके आगे वाला, अगर 11 है तो उसके आगे वाला, अगर सपोज करो ये कुछ और होता, ये होता 21, तो उसका उस टाइम पे माध्यक वर्ग ये वाला बन जाता। ठीक है, पर यहाँ पर अभी हमारे पास 11 है, 11 है, तो इसलिए जो माध्यक वर्ग है वो कौन सा है? ये वाला। अब देखो अगर माध्यक वर्ग ये है तो हमें ये पता चल गया है कि यहाँ पर जो माध्यक वर्ग है वो 40 से 60 वाला है। अगर 40 से 60 वाला है तो यहाँ पर अब हमें निकालना माध्यक। माध्यक का फॉर्मूला होता है ln/2 माइनस सी एफ। ये जो ये है इसको हम सी एफ बोलते हैं, ये वाला कॉलम लिखा नहीं है, इसको बोलते हैं कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, ये एफ सी एफ है। ठीक है, ये अपॉन में एफ, एफ कौन सा है? ये एन। ठीक है, इंटू में एच, एच जो होता है उनके वर्ग के बीच का अंतराल। तो यहाँ पर आपको निकालना है एल। देखो अब सबसे पहले एल देखेंगे, तो अब हम सब कुछ माध्यक वर्ग से देखेंगे। ठीक है, तो एल मतलब जो निम्न सीमा है, एल मतलब निम्न सीमा, तो इसकी निम्न सीमा कितनी है? 40। n/2 वो हमने निकाला ही था, वो कितना था? 11। सी एफ, अब देखो सी एफ का थोड़ा सा है, पहले एक बार एफ देख लो। एफ क्या होगा? जो हमने टोटल ये जो कैलकुलेट करा था, जो इसकी फ्रिक्वेंसी होगी, जो इसकी आवृत्ति होगी, वो इस वर्ग में जो आवृत्ति होगी वो, तो इस वर्ग में अगर देखो 40 से 60, इसमें आवृत्ति कितनी है? 5, तो एफ कितना हो जाएगा? 5, मतलब एफ हो जाएगा 5। ठीक है, अब हमें देखना है सी एफ। देखो सी एफ कैसे देखते हैं? सी एफ हमेशा जो भी ये फ्रिक्वेंसी, जो भी हमारा माध्यक वर्ग होगा उससे पहले वाली, ये वाला कॉलम हमारा सी एफ है ना, तो इससे पहले वाली जो ये वाली सी एफ होती है, ये हमारा सी एफ होता है फॉर्मूले में। ठीक है, ये वाला सी एफ नहीं लेंगे हम लेंगे जो माध्यक वर्ग से पहले वाला, उससे जस्ट पहले वाला। ठीक है, उससे ठीक पहले वाला। पहले वाला तो 4 भी है, बट हमें 4 नहीं लेना, हमें उससे ठीक पहले वाला लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये, इनकी सबकी वैल्यू हमें पता चल गई। ये थी 40, तो ये 40 रख दी, ये थी 5, ये 5 रख दी। ठीक है, n/2 कितना था? 11, और सी एफ कितना अभी हमने देखा? 10। ठीक है, और जो एच होता है वो जो ये अंतराल होता है उसके बीच का डिफरेंस होता है, तो इनके बीच में कितना डिफरेंस है? 20 का।
तो इसलिए यहाँ पर कितना आ गया 20 इसकी जगह पर। ठीक है, अब जब आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे, बस आपको सॉल्व करना है। ये हो गया 40, इसमें 11 में से 10 गए 1, नीचे 5 और ये 20, इसको काटोगे आप तो ये आ जाएगा 4, तो मतलब 40 + 4 44, तो 44 रन का माध्यक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 में है AP दिया हुआ है आपको। ठीक है, समांतर श्रेणी दिया, उसका सारवंतर ज्ञात करना है। फिर उसके बाद आपको ये दिया है पहला पद अगर 6 में बदल दे। ठीक है, अगर पहला पद 6 में बदल दे और सारवंतर वही रहता है तो नया AP निकालना है आपको। नया AP कैसे निकालोगे, देखो सारवंतर निकालेंगे पहले, हमें जो दिया गया AP है उसका। ठीक है, तो सारवंतर कितना आ रहा है 5, कैसे निकालते हैं हम, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा कर दो तो सारवंतर निकल जाएगा। ठीक है, सारवंतर निकला 5। अब जो नया पद है, नया AP है, उसका पहला पद तो हमें बताया गया है 6 है, ये दिया है हमें। ठीक है, सारवंतर बोला गया है कि वही लेना है जो इस वाले AP का है, इस वाले AP का जो सारवंतर है वही हमें लेना है, तो वो कितना आया था 5, तो वही हम लेंगे 5। ठीक है, नया AP अब हमारा क्या हो जाएगा, देखो पहला पद तो हमें पता है 6 है, तो ये 6 आ गया। ठीक है, दूसरा पद क्या होगा, जो पहला पद है उसमें सारवंतर को हम प्लस कर देंगे तो कितना आ गया 11। ठीक है, अब 11 में हम जो उसका आगे सारवंतर है 5 उसको ऐड कर देंगे तो कितना आ गया 16। ठीक है, फिर ऐसे ही 16 में हम अगले पद में हम वही सारवंतर को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 21। इसी तरीके से आप इसके आगे भी निकाल सकते हैं, तो 21 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो उसके आगे क्या आ जाएगा 26, ऐसे फिर आगे ऐड करेंगे तो 31। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है वो समांतर श्रेणी निकल जाएगी, नई समांतर श्रेणी। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका 14 चैप्टर से, यहाँ आपको बहुलक दिया हुआ है और x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुलक का फॉर्मूला आना चाहिए। यहाँ पर आपको ये अंतराल दिया हुआ है, ये आवृत्ति दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये बहुलक का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये क्या है। ठीक है, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए बहुलक वर्ग कैसे निकालना है। तो बहुलक वर्ग के लिए आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले देखते हैं बहुलक वर्ग के लिए कि ये जो ये है जिसमें सबसे ज़्यादा आवृत्ति है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसमें है यहाँ 16। ठीक है, तो यही जो है ये बहुलक वर्ग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग। अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो उसमें आपके पास F1 है, F0 है, F2 है, ठीक है, L है, H है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम सब कुछ हमारा बहुलक वर्ग से ही निकलेगा। ठीक है, देखो F1 तो हमेशा यही होगा जो बहुलक की फ्रिक्वेंसी है, आवृत्ति है, तो ये कितनी है 16, तो ये हो जाएगा 16। F0 उससे पहले वाला, 0 पहले आता है ना एक से, तो उससे पहले वाला, ठीक पहले वाला, पहले वाला तो ये भी है 9 भी है 7 भी है, पर ठीक पहले वाला। ठीक है, F2 एक के बाद आता है, तो उसके ठीक बाद वाला, तो ठीक बाद वाला क्या है x। ठीक है, और L क्या होगा, जो निम्न सीमा है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, क्योंकि निम्न सीमा तो ये भी है ये भी है ये भी है, पर हमें कौन सी निकालनी है बहुलक वर्ग की, तो वो कितनी है 30। ठीक है, और h क्या है, जो इन अंतराल, इनके बीच में अंतराल के बीच में जो डिफरेंस है, तो कितना है 10, तो ये कितना हो गया 10। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हमें मिल गई जो फॉर्मूले में हमें चाहिए, तो हम यहाँ पर सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। L था 30, F1 16, F0 12, 2F1 तो मतलब 2F16। ठीक है, F0 जो था 12, F2 था 6 ओ x, और h था 10। जब आप सारी वैल्यू को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आपके पास क्या आएगा 38। 38 हमारा क्या था बहुलक, जो हमें पहले से ही गिवन है, दिया हुआ है। ठीक है, जब आप 30 को इससे घटा करने लग जाओगे तो आपके पास क्या रह जाएगा 8। यहाँ पर क्या हो जाएगा 40, 4 और गुणा 4 10, तो 40 हो गया। ठीक है, और नीचे 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स। अब इस 20 माइनस एक्स को आप इधर ले जाइए 8 के साथ यहाँ। ठीक है, और 8 को नीचे ले आइए, तो ये 20 माइनस एक्स ऊपर आ जाएगा दूसरी साइड में। ठीक है, और 8 जो है वो 40 से भाग होने आ जाएगा, तो जब आप इसे भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, अब क्योंकि आपको निकालनी है x की वैल्यू, यहाँ पर x नेगेटिव है तो आप x को दूसरी तरफ ले जाएंगे, x को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर रह जाएगा 20। फिर 20 में से जो 5 है इसको माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो x का मान कितना आ रहा है 5। ठीक है, यही आपको इसमें क्वेश्चन में निकालना था। फिर है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये दिया है
XYMN केंद्र O वाले वृत्त के व्यास DE के अंतिम बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। सिद्ध कीजिए कि XY और MN जो है वो समांतर हैं। तो देखो यहाँ पर हमेशा जब भी ये वाला जो चैप्टर है ये आपका वृत्त वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 है शायद। तो देखना हमेशा ये वाले में क्या होता है, यहाँ पर आपको जब भी इन दोनों को आपको समांतर प्रूफ करना है तो आपको पहले इन्हें 90 डिग्री का प्रूफ करना होता है और इन दोनों को बराबर प्रूफ करना होता है। ठीक है, तो दोनों 90 हैं तो ये बराबर ही हो जाएंगे। तो हमारी जो एक प्रमेय होती है उसके अनुसार जब भी हम केंद्र से वृत्त के जो स्पर्श रेखा है उस पर जब भी हम त्रिज्या खींचते हैं तो वो कितनी होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है वहाँ पर। ठीक है, ये प्रमेय है चैप्टर 10 में ही। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा बिंदु डी पर स्पर्श रेखा है एक्स वाई। ठीक है, इसलिए ओ डी जो है वो परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा एक्स वाई के। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा जो कोण है ये वाला कोण ओ डी एक्स। ठीक है, ये या ये कोई सा भी कोण ले लो, ये भी 90 होगा। और इसका मतलब ई डी एक्स ये भी यही कोण है तो ये भी 90 होगा। इसी तरीके से ई जो है बिंदु वो एम एन पर स्पर्श रेखा पर है तो ये भी क्या होगा यहाँ पर 90 डिग्री का। तो इसका मतलब डी ई एन ये वाला कोण भी क्या होगा 90। और ये दोनों ही कोण हमें कैसे दिख रहे हैं, दोनों कोण कैसे हैं, बराबर भी हैं। और ये कैसे कोण है, एकांतर कोण। कैसे कोण है, एकांतर कोण। अगर ये एकांतर कोण है तो एकांतर कोण कब बनते हैं, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं और उनके ये वाले कोण जो हैं वो एकांतर कोण बनते हैं। तो इसका मतलब अगर ये वाले कोण दोनों बराबर हैं तो ये वाली जो रेखाएं हैं वो क्या होंगी, समांतर। तो इसी तरीके से यही है, ये दोनों रेखाएं जो हैं वो समांतर हो जाएंगी और यही आपको यहाँ सिद्ध करना था। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था। तो वही है, आपने पहले यहाँ से ई डी एक्स निकाला जो कि 90 है। इसी तरीके से ई पर एम एन जो है स्पर्श रेखा है तो यहाँ से आपने जब निकाला डी ई एन कोण वो भी 90 आ गया। दोनों बराबर हैं, दोनों क्योंकि 90 है और हमें पता है ये दोनों एकांतर कोण भी हैं। अगर ये एकांतर कोण है तो इसका मतलब ये जो दो रेखाएं हैं वो दोनों क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, देखो ये था आपका सेक्शन ए। अब इस सेक्शन ए में ही जो ये वाला है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें चॉइस दी हुई थी, इंटरनल चॉइस। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में दी हुई है ना, वैसे क्वेश्चन नंबर 6 में भी दी हुई थी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 का और पार्ट है, अभी मैंने जो करवाया था वो भी क्वेश्चन नंबर 6 ही था पर ये दूसरा वाला ही उसका और चॉइस में है। ठीक है, या तो आप वो वाला करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में या ये वाला। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ था, एक चतुर्भुज है ए बी सी डी जिसमें एक वृत्त है। ठीक है, ये वृत्त। अब यहाँ पर आपको ए बी बी सी और सी डी की वैल्यू दी हुई है, ए डी निकालना है। मतलब आपको ये निकालना है और बाकी चारों भुजाओं, बाकी तीनों भुजाओं की जो है वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर भी एक थ्योरम है जो आपको पता होनी चाहिए कि बाहरी बिंदु से जब भी हम इस रेखा पर, बाहरी बिंदु से हम रेखा पर जब स्पर्श रेखा जो खींचते हैं वो क्या होती हैं, बराबर। हमेशा वो वाली स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर। तो यही आपको ये पता होना चाहिए। तो ये एक बिंदु है, बाहरी बिंदु। ठीक है, जैसे सपोज करो बी एक बाहरी बिंदु है तो यहाँ से यहाँ तक एक स्पर्श रेखा गई है तो ये दोनों बराबर होंगी। इसी तरीके से बिंदु ए से भी ये बाहरी बिंदु है, यहाँ से जो वृत्त पर स्पर्श रेखा गई हुई है वो दोनों भी बराबर होंगी। इस तरीके से यहाँ से जो यहाँ गई हैं, यहाँ से जो यहाँ ये गई हैं, ये सारी रेखाएं जो है वो आपस में बराबर होंगी। तो वही चीज़ यहाँ लिखी है, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। ऐसे सी आर इक्वल टू सी क्यू, सी से ये सी क्यू एंड सी आर ये बराबर होंगे। डी आर डी एस, ए पी ए एस, ए से पी तक, ए से एस तक ये बराबर होंगे क्योंकि ये स्पर्श रेखाएं हैं जो बाहरी बिंदु से खींची गई हैं तो इसीलिए ये बराबर है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या करा है, ए पी सी आर इन सबको प्लस कर दिया और इन सबको प्लस कर दिया। यहाँ पर आप प्लस करने में थोड़ी सी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो अगर मैं बी पी लिख रही हूँ तो मेरा इसमें ए पी भी आना चाहिए, तो ध्यान रखना यहाँ पर बी पी लिखा है मैंने तो मैंने इसके साथ ए पी वाला भी है। ठीक है, ताकि मैं इसको बाद में ए बी बना दूँ पूरा। ठीक है, ऐसे ही जब मेरा यहाँ पे सी आर है तो सी आर के साथ सी आर, देखो ये सी आर तो सी आर के साथ डी आर होना चाहिए, तो सी आर के साथ डी आर है। ठीक है, ताकि ये डी सी बन जाए पूरा। इसी तरीके से बी क्यू के साथ, बी क्यू है ये, बी क्यू के साथ सी क्यू आना चाहिए तो बी क्यू के साथ सी क्यू है। ठीक है, ऐसे डी एस के साथ ए एस आना चाहिए, डी एस के साथ ए एस आना चाहिए। तो ये भी है, तो यहाँ से हमारे पास ये डी ए बन जाएगा। तो यही आपको यहाँ देखना था। तो इन दोनों को मिलाकर बना ए बी, इन दोनों को मिलाकर बना सी डी, इन दोनों को मिलाकर बना बी सी और इन दोनों को मिलाकर बना ए डी।
अब आप देखोगे ए बी भी आपको दिया था 6, सी डी भी दिया था 4, बी सी भी दिया था 7, पर ए डी नहीं दिया, ए डी हमें निकालना है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, बस इसको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 10, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर 10, और ये जो 7 है यहाँ प्लस पे, यहाँ आकर ये माइनस में हो जाएगा। तो ए डी का मान कितना आ जाएगा 3। ए डी का मान जो आ जाएगा वो आएगा 3। ठीक है, यही था क्वेश्चन नंबर 6 में जो और पार्ट था। यहाँ तक आपका सेक्शन ए चल रहा था। अब जो है ये सेक्शन बी करवाऊंगी। ठीक है, अब जो है आपका ये सेक्शन बी है। ठीक है, सेक्शन बी में देखो पहला क्वेश्चन जो है वो ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अब आपके अभी तक आपके ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन चल रहे थे, अब ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर जो है यदि ए पी 5, 8, 11 है, ठीक है, उसका 40वां पद है, उसमें 40 पद हैं। ठीक है, ये जो ए पी दी हुई है इसमें कितने पद हैं, 40 पद हैं। अंतिम पद ज्ञात करना है सबसे पहले तो, और अंतिम 10 पदों का योग ज्ञात करना है। देखो पहला पद इसमें क्या है 5, सारवंतर आप निकाल लोगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटा करके वो आ गया 3। ठीक है, अब आपको अंतिम पद निकालना था। अगर हमें बताया हुआ है यहाँ पर ये A1 है, ये पद 1 है, ये पद 2 है, ये पद 3 है, तो ऐसे करते करते कितने पद हैं यहाँ, यहाँ 40 पद दिए हुए ना, तो A 40, मतलब हमें पता है यहाँ पर A 40 ही पद है। तो हम अंतिम पद कौन सा हुआ, यही वाला 40वां पद। तो हमें इसका मतलब अंतिम पद निकालना है, A 40 निकालना है हमें। ठीक है, तो A 40 में क्या हमारा जो फॉर्मूला होता है ए एन का, सिंपल वही रख देंगे जो ए एन का फॉर्मूला होता है, वो होता है A + n - 1 d, है ना। तो यहाँ पर हमारा n कितना है 40, और a की वैल्यू हमें पता है 5 है। ठीक है, n हमारा 40 था, तो 40 में से 1 गए 39। ठीक है, और d कितना आया था हमारा 3, तो ये आ गया 3। ठीक है, इसको वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 122, मतलब हमारा a 40वां पद कितना आया 122, जो कि हमारा अंतिम पद था, इसलिए हमने ये निकाल लिया, ये हमारा अंतिम पद था। ठीक है, अंतिम पद। अब देखो ये जो एक और क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है, अंतिम 10 पदों का योग। देखो अगर हमें ये पता है हमारे पास जो पद हैं वो A1 A2 ऐसे ऐसे करते करते हमारे पास A 40 तक हैं। ठीक है, तो अंतिम 10 पद क्या होंगे, A 31 से लेकर A 40 तक होंगे सारे। ठीक है, A 31 से लेकर A 40 तक हमारे ये अंतिम 10 पद होंगे, है ना। अब अंतिम 10 पद के लिए हम क्या करेंगे, हमें इनका योग निकालना है। हमें इनका क्या निकालना है, योग। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो फॉर्मूला होता है अंतिम 10 पद, हम जो एस एन का फॉर्मूला होता है हम क्या करते हैं n/2 पहला पद और जो लास्ट पद होता है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला पद है वो क्या होगा, क्योंकि हमें तो A 31 से लेकर A 40 तक निकालना है ना योग। तो यहाँ पर जो पहला पद हो गया वो क्या हो गया A 31, और लास्ट पद हो गया A 40। तो इसलिए हमारा जो फॉर्मूला है ना वो ये बन गया इस टाइम पर। ठीक है, इस फॉर्मूले से हमारा पद जो है वो ये बन गया। अब हमें देखो A 40 तो पता ही है, जो हमने 122 निकाला था। ठीक है, पर हमने A 31 नहीं निकाला, तो हम पहले A 31 निकालेंगे। तो A 31 के लिए वही AN वाला फॉर्मूला रखेंगे। ये आ गया 5, 31 में से 1 गए 30, और D हमें पता है 3 है, तो इसको सॉल्व करने पर आया 95। अब आप इसमें क्या करेंगे, बस सीधा जो फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पर जो N है अंतिम 10 पदों में A 31 से लेकर A 40 कितने पद थे ये टोटल, तो n कितना हो गया 10। 31 से लेकर 40 तक 10 पद है ना, तो इसलिए n कितना हो गया 10/2। A 31 हमने निकाला, A 40 हमने निकाला, उनकी वैल्यूज रख दी, तो आंसर आ गया 1085। मतलब ये जो है ये योग है अंतिम 10 पदों का। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये चैप्टर 9 में से है, ट्रिग्नोमेट्री वाला। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर दिया हुआ है तूफान के कारण एक पेड़ इस तरीके से टूट जाता है कि उसकी चोटी ज़मीन को छूती है, ज़मीन पर उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। पेड़ के टूटे हुए हिस्से की लंबाई 8 मीटर है। पेड़ के टूटने से पहले उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब सपोज करो एक ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ था, और ये ज़मीन है, ये भूमि है। ठीक है, यहाँ से अगर सपोज करो पेड़ यहाँ से टूट गया, पेड़ यहाँ से टूट गया, तो ये टूट के कैसे गिरेगा, ऐसे ही गिरेगा ना, यहाँ पर इस तरीके से ही गिरेगा। तो ये जो गिरा हुआ हिस्सा है ये वाला, और जो ये वाला हिस्सा है ये बिल्कुल बराबर होंगे। ये जो ये वाला हिस्सा है
और जो ये वाला हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक का, ये बिल्कुल बराबर होंगे। इसका मतलब ये जो बी से सी तक और सी से डी तक, ये वाले दोनों, अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 8 मीटर। ठीक है, अगर ये 8 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी 8 मीटर होगा, क्योंकि ये वही हिस्सा है जो नीचे गिरा हुआ है। ठीक है, अब हमें क्योंकि पेड़ की ऊंचाई निकालनी थी, तो उसमें से 8 तो हमें पता चल गई, पर हमें सी से ए तक नहीं पता। ठीक है, और हमें ये बताया गया है कि यहाँ पर जो कोण बना रही है वो कितने डिग्री का बना रही है, 30 डिग्री का। तो अब हम पहले यहाँ से इसकी लंबाई, ये वाली जो ए से सी तक की है, ये निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज सी ए डी, ये वाला सी ए डी। इसमें हमें पता है, हमें अगर ये कर्ण दिया हुआ है और हमें किसकी ज़रूरत है, इस लंब की ज़रूरत है, तो कर्ण और लंब किस में होते हैं, साइन थीटा में। ठीक है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन 30 कितना होता है, ए सी अपॉन में, मतलब लंब बटे में कर्ण। ठीक है, तो लंब यहाँ पर कितना है, ए सी। ठीक है, ए सी जो कि कितना है, एक्स। तो ये रख दिया हमने इसकी वैल्यू एक्स। ठीक है, और डी सी हमें कितना पता है, 8, तो ये आ गया 8। और यहाँ पर हमें साइन 30 का मान पता है, वो कितना होता है, 1/2, तो ये आ गया 1/2। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, ये इससे कैंसिल होकर ये 4 और ये 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। अब देखो, हमें पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी थी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 4, और उसके पहले वाला हिस्सा जो ऊपर का था वो कितना था, 8, और ये नीचे का हिस्सा हमारा कितना है, पेड़ का 4, तो 8 और 4 कितना होगा, 12, मतलब 12 मीटर का वो पेड़ था। उसकी ऊंचाई कितनी थी, 12 मीटर। अब देखो, इसी क्वेश्चन में भी चॉइस थी, क्वेश्चन नंबर 8 में भी चॉइस थी। चॉइस में क्या है, दूसरा क्वेश्चन में तुम्हारा चैप्टर 9 का ही है, उसमें चॉइस में दिया हुआ, यह 80 मीटर एक चौड़ी सड़क है। ठीक है, उसके बीच में और दोनों तरफ दो खंबे हैं, इस तरीके से, ये जो खंबे दिए ना, दो खंबे हैं विपरीत दिशा में। ठीक है, अब ये सड़क के बीचों बीच एक बिंदु है जो दो ध्रुवों के शीर्ष के उन्नयन कोण में क्रमशः 60 और 30 डिग्री का कोण बनाता है। दोनों ध्रुवों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो, क्वेश्चन क्या है, ये सड़क है एक, ठीक है, और इसके विपरीत दिशा में दो ऐसे खंबे हैं जो कि बिल्कुल बराबर हैं, तो इसलिए ये एच लिया है, ये वाला एच लिया है, तो ये भी क्या लिया है, एच। ठीक है, बीच में, सड़क के बीच में से एक बिंदु है। ठीक है, वहां से जब हम इस खंबे के शीर्ष पर देखते हैं, इस खंबे के शीर्ष पर, तो कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30। ऐसे ही जब हम इस खंबे के शीर्ष पर देखते हैं, इस बिंदु से ही, तो ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60। ठीक है, और जो ये सड़क है, ए बी से लेकर डी तक, इनके बीच की दूरी, बी से लेकर डी तक, ये पूरी है 80 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 80 मीटर। अब देखो, अगर मैं इस बिंदु से यहाँ तक का, इसको x मान लेती हूँ। ठीक है, तो क्योंकि हमें पता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, 80 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो बचेगी, अगर सपोज करो ये 10 है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर ये कितनी रह गई, 70 रह जाएगी ना। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, उस 80 में से उस 10 को घटा कर देंगे। तो अगर हमने ये x माना है, तो ये कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स। यहाँ से P से D तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 80 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपको त्रिभुज, सबसे पहले एक त्रिभुज लोगे ABP, ABP ये वाला। ठीक है, यहाँ पर आपको थीटा दिख रहा है कितना है, 1060 हमने ले लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे लंब और आधार की ज़रूरत है, इसलिए हमने 10 वाला रेशो लिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा h अपॉन में x। ठीक है, हमने इसे x माना, इसे h, तो यहाँ पर हम h की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है दोनों त्रिभुज से हमें h मिल सकता है, और फिर हम उसे आगे कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर h की वैल्यू निकालेंगे, 1060 हमें पता है कितना होता है, √3। तो यहाँ पर x इंटू √3 जो है, जो वो h का मान हो जाएगा, जिसको हम समीकरण 1 लिख देंगे। ठीक है, ये समीकरण 1। इसी तरीके से हम ये वाला त्रिभुज लेंगे, CDP, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, इसमें भी दोबारा h अपॉन में ये जो ये P से लेकर D तक 80 माइनस एक्स, वो क्या लेंगे, 1030। ठीक है, 1030 हम क्या लिखेंगे, ये हमारा लंब बटे में आधार, तो लंब हमारा यहाँ पर एच ही है, और आधार जो है वो 80 माइनस एक्स है। ठीक है, तो 1030 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, एच आपका ये रहा वैल्यू, और ये। ठीक है, यहाँ से दोबारा हम क्या निकालेंगे, एच, यही एच। ठीक है, तो एच का मान कितना हो जाएगा, ये 80 माइनस एक्स जो है वो यहाँ 1 के साथ गुणा हो जाएगा, तो 80 माइनस एक्स और √3, ये आ गया आपका समीकरण 2। यह आया आपका समीकरण 2।
ठीक है, ये आपका समीकरण 1। दोनों ही h के मान है, तो इसका मतलब हम दोनों को रख सकते हैं बराबर √3x, और 80 - x अपॉन में √3 को हम बराबर रख सकते हैं। तो जब हम बराबर रखेंगे इन दोनों को, तो आप देखोगे √3 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, √3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, गुणा हो जाएंगे आपस में, तो ये देंगे 3, और ये बचेगा 80 - x। ठीक है, ये x यहाँ पर माइनस में है, इस x के साथ यहाँ प्लस में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x बराबर में यहाँ 80। तो x का मान कितना हो जाएगा 80/4 विच इज़ 20। मतलब ये कितना आ जाएगा x का मान 20। मतलब हमें बिंदुओं से दूरी ज्ञात करनी थी, इस बिंदु से हमें यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी थी। तो ये x का मान अगर 20 आया तो यहाँ से 20 मीटर हो गया, और अगर p से d तक अब निकालना है तो ये कितना हो जाएगा 80 - x, मतलब 80 - 20, तो कितना हो जाएगा 60 मीटर। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 60 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 20 मीटर, उस बिंदु से हमें जो निकालनी थी। ठीक है, ये आगे मैंने करके दिखाया हुआ है। बीपी आपका x था तो ये 20 आ गया, पीडी आपको 80 - x निकालना था तो ये 60 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, पी ए पी बी जो है वो दो स्पर्श रेखाएं हैं, ये हैं दो स्पर्श रेखाएं, ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है, अब खींची गई पी ए, यहाँ पर आपको पी ए की वैल्यू दे रखी है, ये 6 सेंटीमीटर है, और ये वाला कोण दे रखा है ये 60 है। ठीक है, जीवा ए बी की लंबाई, मतलब इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कैसे निकालोगे, आपको पता है जब भी हम स्पर्श रेखा खींचते हैं कोई बाहरी बिंदु से, वो हमेशा बराबर होती है, इसलिए पी ए और पी बी क्या हो जाएंगे बराबर। ठीक है, अब आप लोगे पूरा त्रिभुज पी ए बी पी, तो उसमें पी ए बी और पी बी ए वो दोनों कोण बराबर होंगे। क्यों होंगे, देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। क्यों होंगे, क्योंकि ये वाली भुजा हमें पता है पी ए जो है वो पी बी के बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे। क्योंकि कोई भी त्रिभुज में अगर भुजाएं बराबर होती है तो उनके जो सम्मुख कोण होते हैं, इसका सम्मुख कोण कौन सा है ये वाला, और इसका सम्मुख कोण कौन सा है ये वाला, तो ये भी बराबर होंगे। क्योंकि अगर ये भुजाएं बराबर है तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। यहाँ पे मैंने बताया भी हुआ है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं त्रिभुज के अंदर। ठीक है, और आपको ये दर का ए बी पी जो कोण है वो 60 है। ठीक, अब हम पूरा त्रिभुज में जो तीनों कोण है वो लिखेंगे, वो किसके बराबर होता है तीनों का योग 180, जिसमें से पी ए बी और पी बी ए ये दोनों तो हमें पता है दोनों बराबर है। ठीक है, और हमें इसकी वैल्यू पता है ये कितनी है 60 डिग्री, इस वाले की 60। जब हम इसको 180 में से 60 को घटा करेंगे तो ये आ जाएगा 120। मतलब इन दोनों कोणों का योग जो बराबर है, इन दोनों कोणों का योग कितना है 120, और हमें पता है ये दोनों कोण बराबर भी हैं, है ना। तो इसका मतलब जो दोनों के दोनों अगर बराबर हैं और 120 हैं तो कितने हो जाएंगे 60-60 होंगे, तभी 120 बनेगा, है ना। 60 + 60 होंगे, तभी ये दोनों मिलकर 120 बनेंगे और बराबर भी हैं। तो इसीलिए इन दोनों कोणों का योग भी मान भी कितना आ गया 60। अगर इन दोनों का भी 60 आ गया और जो हमें दिया हुआ कोण है वो भी 60 है, तो इसका मतलब जो ये ए बी पी ये त्रिभुज है वो कैसा है समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है ना, तीनों भुजाएं बराबर है। तो ए बी का मान भी कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, ए बी का मान भी कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, ये तीनों भुजाओं के जो कोण है वो कितने आ गए 60, और अगर तीनों भुजाओं के कोण 60 आ गए तो ये एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, मतलब इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगी, और ये जो यहाँ पर है वो भी 6 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ए बी ही पूछा था, तो ए बी कितना आ गया 6। अब है क्वेश्चन नंबर 10। 10 में है 3 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग जो 5 के क्रमागत गुणज 725 है। तो 3 संख्याओं का योग ज्ञात, तीनों संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। जो 5 की क्रमागत संख्याएं गुणज है, 5 के क्रमागत गुणज मतलब 5 के पहाड़े में आ रहे हैं, 5 के पहाड़े में लगातार आ रहे हैं 3 संख्याएं। जैसे अगर एक 20 है तो एक 25 होगी, एक 30 होगी, इस तरीके से। तो यहाँ पे 5 का क्रमांक अगर हम मान लेते हैं, एक पहला 5x है तो दूसरा कितना होना चाहिए 5x + 5, तीसरा 5x + 10। ठीक है, अब तीनों का वर्ग करने पर वो कितना है 725, तीनों संख्याओं के वर्गों का योग करने पर। तो यहाँ पर कैसे आएगा, देखो तीनों का पहले वर्ग करोगे, तीनों संख्याओं का, फिर उनका योग। ठीक है, वो किसके बराबर है 725 के बराबर। ठीक है,
अब यहाँ से अगर हम इसका वर्क करते हैं तो ये कितना आएगा 25x²। इनका वर्क करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, तो 5x का वर्ग 25x, इसका इस वर्ग b का 25, फिर ये हो जाएगा 2ab तो 50x। ऐसे ही इन दोनों का इनका जब फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो 25x² 100 और 100x ये आ जाएगा। ठीक है, बराबर में 725 ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो x ये वाले पद हैं x² वाले, इनको प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो ये कितने हो गए 75। फिर ऐसे ही x वालों को प्लस कर लेंगे तो ये हुए 125। फिर जो बाकी बचे ये वाले, ठीक है 25 और ये 100, तो ये कितना हो गया 125। ठीक है, अब ये जो 725 है इसको हम इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 75x², ये 150x। 125 में से 725 को घटा करोगे तो कितना आएगा माइनस का 600। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे ये तीनों ही 75 में से भाग हो जाएंगे, तीनों ही 75 से भाग हो जाएंगे। तो 75 से भाग होने पर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x, ये 2x और ये 8। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब द्विघात समीकरण को आपको सॉल्व करना है तो ये गुणनखंड विधि से कर लो आप, या डी वाले से, किसी भी मेथड से आप कर सकते हो। तो ये x² है, 2x को आप लिख सकते हैं 4x माइनस 2x और माइनस 8। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और ये x+4 दोनों ब्रैकेट में से x+4 कॉमन आ गया, ये रह गया x-2। ठीक है, यहाँ पर x और ये माइनस का 2। ठीक है, अब जब इसे सॉल्व करोगे तो x का मान 2 आ रहा है और एक आ रहा है -4। अब देखो क्योंकि ये घनात्मक संख्याएं हैं, क्वेश्चन में दिया है ना घनात्मक संख्याओं का तीन घनात्मक संख्याओं के वर्ग, तो इसका मतलब घनात्मक मतलब हमें तो यहाँ पर प्लस वाली ही संख्या लेनी पड़ेगी, हम इसको नहीं ले सकते। ठीक है, मतलब यहाँ पर सिर्फ घनात्मक संख्या लेनी है। तो x का मान कितना हो गया 2, तो इसका मतलब पहली संख्या हमने ली थी 5x, तो 5 गुणा x का मान हम क्या ले रहे हैं 2, तो ये पहला आ गया 10। ठीक है, दूसरी क्या थी 5x+5, तो ये क्या हो जाएगा 5x, 5 दूनी 10 प्लस 5, तो ये आ गया 15। ऐसे 5 दूनी 10 प्लस 10 20, तो इसका मतलब 10 15 20, ये 3 5 के गुणज वाली क्रमागत संख्याएं थी जिनके वर्गों का योग कितना था 725। ठीक है, तो यहाँ तक था ये आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब जो है आपको ये था सेक्शन बी, इसके बाद है सेक्शन सी जो कि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगी। सेक्शन सी और सेक्शन डी उसमें ही वही क्वेश्चन है, बस बाकी आपके 14 ही क्वेश्चन है पूरे क्वेश्चन पेपर में जो आएंगे। 2 आवर्स का पेपर होगा, बाकी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में करवाती हूँ बाकी क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।